हाँ जी, आज हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखना है, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो क्या बता रहे थे आप रिस्पायरेटरी सिस्टम से मुतालिक, बोलिएगा दोबारा। हाँ जी, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, कौन सा है रिस्पायरेटरी सिस्टम? अच्छा विशा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी जो आपके फेलो बता रहे थे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, इसके अलावा कोई आप में से कुछ कहना चाहे रिस्पायरेटरी सिस्टम से? स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके सामने। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, ये इसको हम रिस्पायरेटरी अपरेटस भी कहते हैं, वेंटिलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ये ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो कि वेंटिलेशन और रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व है। इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं फॉर गैस एक्सचेंज। जो ऑर्गन है इसमें नोज, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स। अब ये कौन कौन से हैं ये सिस्टम, सॉरी ये ऑर्गन्स कौन से हैं? ये आप देखिए, ये ह्यूमन बींग्स में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको आप देखिए कि ये नेजल कैविटी, ये नेरिस आपके नाक के नथने, नोज, और ये आगे नेजल कैविटी, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा पार्ट है? फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद ये वॉइस बॉक्स जिसको हम लेरेंक्स भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो ये एक नाली सी है ना, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। ये नाली, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ये फिर आगे जाके बाइफरकेट होती है, इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, लेफ्ट और राइट ब्रांच। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे, इनको प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। आगे जाके ये देखिए इसकी मजीद ब्रांचिंग हो रही है। ये जो एक थी, अब इसमें से मजीद ब्रांच निकल रही है, उसमें से मजीद ब्रांच निकल रही है। तो ये जो ब्रांचिंग मजीद हो रही है, ये देखिए ये प्राइमरी ब्रोंकाई ना, इसके अंदर से देखिए आप और ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। और जो फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे मजीद डिवाइड हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो इस तरह से, और ये जो ये आगे ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है, ये ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया के अंदर यानी कि ये पाइप है ना, तो पाइप तो ये पिचक भी सकता है, कोलैप्स भी कर सकता है, लेकिन इसके अंदर कार्टिलेज होती है, ये जो करी हड्डी नहीं होती, वो होती है इसके अंदर, हाफ रिंग्स की स्ट्रक्चर में। जैसे एक पाइप है और आप उसके अंदर अंगूठी डाल दें, ठीक है, वो पाइप को पिचकने से बचाएगी। ऐसे ही इसके अंदर भी रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट रिंग नहीं होते, हाफ रिंग होते हैं। जैसे जैसे सी शेप्ड वो रिंग्स होते हैं, ठीक है, हाफ रिंग्स होते हैं, और वो सारे एंड तक वो रिंग्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, एंड तक इन टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में भी वो मौजूद होते हैं। और इन ये जो ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, वो इस विंड पाइप को, इस एयर पाइप को, इन ट्रेकिया की आगे जो ब्रांचिंग है, इन सबको पिचकने से, इनको कोलैप्स करने से बचाते हैं, ताकि एयर पैसेज जो है वो ओपन रहे, ठीक है। और ये जो टर्शरी ब्रोंकाई हैं, जैसे आप देखें ना, एक दरख्त है, दरख्त की उसमें से एक टहनी निकलती है, एक में से फिर आगे दो निकलती हैं, वो जो आगे निकलती है उसमें से और निकलती हैं, एंड पे उनके पत्ते लगे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इसकी भी ब्रांचिंग हो रही है, जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, और एंड पे क्या है, इनके सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलियां हैं। उन थैलियों को हम कहते हैं एल्व्यूलाई, सिंगल को हम कहते हैं एल्व्यूलस। ये देखिए ये छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर है, इनको हम कह रहे हैं एल्व्यूलाई। और एल्व्यूलाई जो है, यहाँ पे बेसिकली, यहाँ एल्व्यूलाई में बेसिकली गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप क्या लिख रहे हैं? अच्छा आ रही है क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद फिर आप देखिए कि ये जो है ये एल्व्यूलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनको कैपिलरीज ने, ब्लड वेसल्स ने सराउंड किया हुआ है। ब्लू का मतलब होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें, और रेड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो मेटाबॉलिज्म के दौरान रिलीज हो रही होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बॉडी से निकालना होता है और ऑक्सीजन को हम हमारे सेल्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन अब कहाँ से, इन्हीं लंग्स का ये जो पार्ट है एल्व्यूलाई, इन्हीं एल्व्यूलाई को किसने सराउंड किया हुआ है, ब्लड वेसल्स ने। और ये एल्व्यूलाई जो है ये वन सेल थिक सैक्स होती हैं। इनकी अगर आप थिकनेस देखें तो ये सिर्फ एक सेल पे ये मुश्तमिल होती है इनकी थिकनेस। और ये जो कैपिलरीज हैं ये भी वन सेल थिक होती हैं। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज जो है वो बड़ा इजीली हो जाता है, यानी गैसियस ब्लड कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वुलाई में आ जाती है और एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है वो इन कैपिलरीज में वो इन इस ब्लड में चली जाती है। ठीक है, और फिर ये ब्लड जो है ये हर सेल तक जाएगा, सारे टिश्यूज तक, उनके सेल्स तक जाएगा और ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसफर करेगा। आगे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो ये हमारा ब्लड है ना, ये बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होने होते हैं, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब आप देखें कि जो गैसेस हैं वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे आप देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव वेस्ट हैं वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो जो वेस्ट हों, न्यूट्रिएंट्स हों, गैसेस हों, ये सारी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं, ब्लड के थ्रू। तो अब यहाँ पे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में गैसेस को देख रहे हैं कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो गैसेस जो है वो इन एल्व्यूलाई को जो इन्होंने कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है इसमें से ये गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए, अब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन जो है, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। किसके दरमियान में होती है ये गैसियस एक्सचेंज, ऑर्गेनिज्म और इसके इन्वायरमेंट के दरमियान। अब ये जो रिस्पायरेशन है ये टू टाइप्स की होती है। स्टार्ट में हमने एक वर्ड यूज किया वेंटिलेशन, यानी गैसियस एक्सचेंज होना। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, लंग्स वेंटिलेट करते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं इन्वायरमेंट के और आपके लंग्स के दरमियान, ये एक्सचेंज हो रही होती हैं गैसेस। तो इसको हम कह रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी ये क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि सांस लेना, इसको तो हम कहते हैं ब्रीदिंग, यानी आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इसको तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है, रिस्पायरेशन की ही एक टाइप है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है कि जो आपके लंग्स है, यानी आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, इसके दरमियान और इन्वायरमेंट के दौरान गैस एक्सचेंज होती है। जबकि जो रिस्पायरेशन है, ये जो ब्रीदिंग है, इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। और जो इंटरनल रिस्पायरेशन है उसमें क्या होता है कि आपके जो जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आती है वो कहाँ जाती है, आपके सेल्स में। ठीक है, यानी रिस्पायरेशन कितने टाइप्स की, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या हो रहा है कि गैस एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड एनिमल्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं ऑर्गेनिज्म और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एल्व्यूलाई और ये क्या है, ब्लड वेसल। ये इसमें से ब्लड वेसल में क्या जा रहे हैं, एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन और वो कहाँ जा रही है, ब्लड वेसल्स में। और जो यहाँ पे इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड वेसल में, वो कहाँ आ रही है, एल्व्यूलाई में। ठीक है, ये जो गैस एक्सचेंज हो रहा है ये किसके दरमियान हो रहा है, बिटवीन एल्व्यूलाई एंड ब्लड। ठीक है, अब इसको आप देखिए, इसके बाद इंटरनल रिस्पिरेशन, कि इसमें क्या होता है कि सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके लंग्स तक कैरी करता है ब्लड, और लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक लेके जाता है। तो वहाँ जो सेलुलर लेवल पे गैस एक्सचेंज हो रहा है कि ब्लड कैपिलरीज में सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है और सेल और ब्लड कैपिलरीज में से ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जा रही है, और ब्लड फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लंग्स तक आएगा, वहां पे उसकी ऑक्सीजनेशन होगी, ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होगी। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है।
एक हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं और वो 4 ऑक्सीजन एटम्स को कैरी करते हैं। तो 4 ऑक्सीजन एटम्स, उसको फिर कहते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में ऑक्सीजनेशन के बाद वो कहाँ जाती है, सारे सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिज्म से रिलीज हुई होती है उसको किस में डाल देते हैं, ब्लड में। तो इस तरह से जो सेलुलर लेवल पे गैस एक्सचेंज हो रही है इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं और इंटरनल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। जबकि इन्वायरमेंट और लंग्स के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी कहते हैं और ब्रीदिंग भी कहते हैं या वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये आप देखें इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। ये ब्लड सेल्स हैं और ये कैपिलरीज। ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन जा रही है और ब्लड में क्या आ रहा है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ठीक है। जबकि यहाँ आप देखें ये एल्व्यूलाई है, एल्व्यूलाई के अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है इन्वायरमेंट से और एल्व्यूलाई फिर वो किसमें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में रिलीज हो रही है। तो इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन जो सेलुलर लेवल पे होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या है, वर्टिब्रेट्स में ये कैसा प्रोसेस है जिसमें लंग्स वेंटिलेट करते हैं। लंग्स की वेंटिलेशन से एयर जो है वो इनवर्ड मूव करती है, लंग्स में ऑक्सीजन को लेके आती है और लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज करवाती है। अब ये जो प्रोसेस ब्रीदिंग का हो रहा है इसको मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं। कौन से मसल्स, आपकी रिब्स के मसल्स और उसके अलावा आपके डायाफ्रेम जो मसल है ये कंट्रोल कर रहे हैं। डायाफ्रेम क्या है, ये मसल है डायाफ्रेम, ये जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी और ये रिब केज के दरमियान में जो मसल है इसको हम कहते हैं डायाफ्रेम। और ये जो रिब्स के दरमियान मसल्स हैं इनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये मसल्स और ये डायाफ्रेम का मसल ये ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ये मसल कंट्रोल कर रहा है। आप देखिए कि जब आप इनहेल करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान जो डायाफ्रेम है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, डायाफ्रेम क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, और जो रिब केज है वो अपवर्ड मूव करेगा। आप एरोहेड से इस चीज को पहचाने कि जो रिब केज है वो क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, और जो डायाफ्रेम है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो अब आप देखिए कि रिब केज अपवर्ड मूव कर रहा है, डायाफ्रेम डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करेंगे या श्रिंक होंगे, मुझे ये बताइए। कॉन्स्ट्रिक्शन होगी उसमें या वो एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करेंगे। जब वो एक्सपेंड करेंगे तो अब यहाँ पे जो कैविटीज हैं यानी जो उसका वॉल्यूम है, लंग्स का वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स जो है ना ये बड़ा फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने शायद देखा भी हो कि जब ये कुर्बानी वगैरह करते हुए जानवरों का, बकरे का आपने देखा होगा कि वो जो लंग्स है आप उनको जब अगर प्रेस करते हैं ना वो प्रेस हो जाते हैं, जब आप उंगली हटाएंगे वो फिर से एक्सपेंड कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एयर सैक्स होती हैं, उनके अंदर स्पेसिस होती हैं। तो वो स्पेसिस हमने देख ली कि वो एल्वियोलाई की सूरत में होती हैं एयर सेल्स इसके अंदर। तो जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो अब आप देखिए कि वॉल्यूम के इंक्रीज करने से जो गैस प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज होगा। या आप मुझे बताएं कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से गैस प्रेशर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? डिक्रीज। बिल्कुल, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो गैस प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, गैस का प्रेशर। जब एयर प्रेशर इस यहाँ लंग्स में डिक्रीज हो रहा है और जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो हमें पता है कि जो डिफ्यूजन होती है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि डिफ्यूजन जो है वो डाउन द ग्रेडियंट होती है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जिस साइड पे किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उस साइड से लोअर कंसंट्रेशन वाली साइड पे मॉलिक्यूल्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर बाहर ज्यादा है और लंग्स में कम है, तो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाहर से एयर जो है वो आपके लंग्स में आएगी, ठीक है। आप इस तरह से इनहेल करेंगे, ठीक है। जबकि एक्सहेलेशन जो है वो इसका उल्टा प्रोसेस है, यानी अब आपने एयर को बाहर निकालना है। जब आपने एयर को बाहर निकालना है तो ये तभी हो सकता है कि आपके अंदर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो और बाहर प्रेशर कम हो। तो अंदर प्रेशर को ज्यादा करने के लिए क्या किया जाता है कि जो रिब केज है वो डाउनवर्ड मूव करता है और जो आपका डायाफ्रेम है वो अपवर्ड मूव करता है, यानी डायाफ्रेम जो है वो रिलैक्स होता है।
अब आप देखिए कि ये जो डायाफ्रेम है ये अगर डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये क्या होगा, ये सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, इसका इतनी ज्यादा इसकी ये देखिए आप, इसका ये साइज है, अगर ये यहाँ सीधा हो जाता है इसका मतलब है कि इसका साइज कम हुआ, ये शॉर्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शॉर्टनिंग होती है ना। तो ये डायाफ्रेम जो है ये कब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो डायाफ्रेम है वो रिलैक्स करता है, और जो रिब केज है वो डाउनवर्ड मूव करता है। अब ये भी ऊपर हो गया, ऊपर से ये जो डायाफ्रेम ये जो रिब केज है वो भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो आपके जो लंग्स हैं वो कंप्रेस होंगे। लंग्स लंग्स के कंप्रेस होने से जो एयर प्रेशर है वो अंदर ज्यादा हो जाएगा, एयर में बाहर कम हो जाएगा इन्वायरमेंट में, तो अंदर से लंग्स से जो एयर है वो आउटवर्ड मूव करेगी। ठीक है, ये आपको समझ आया कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है हो रहा है। ये देखें यस जैसे मैम। आप, ये एक बॉटल है, इसके अंदर एक स्ट्रॉ यहाँ से गुजारा हुआ, ये स्ट्रॉ आप यूँ समझिए ट्रैकिया है, और ये क्या है, ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स है, और ये इसके साथ क्या अटैच है, ये लंग्स है, और ये नीचे क्या है, डायाफ्रेम। जब ये डायाफ्रेम अपवर्ड मूव करता है तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जो एयर है वो आउटवर्ड मूव करती है। एयर जब आप यूं एक्सहेल करते हैं तो उसमें डायाफ्रेम क्या हो रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब डायाफ्रेम डाउनवर्ड मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, उनमें एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो फिर आपके इन्वायरमेंट से एयर जो है वो आपके लंग्स में आती है। तो इस तरह से जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो प्रोसीड करता है। ठीक है, अगर आप देखें कि ब्रीदिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो ब्रीदिंग को आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा होता है, यानी आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन आप कहेंगे कि हम तो खुद भी कॉन्शियसली भी इसको कंट्रोल कर लेते हैं, हम सांस चाहें तो रोक भी लेते हैं, चाहे तो हम तेज तेज भी सांसें ले लेते हैं, चाहे तो हम डीप ब्रीदिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है, यानी आप कॉन्शियसली भी वॉलेंटरीली भी आप अपनी रिस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, आप कंटिन्यूसली ऐसा नहीं कर सकते, आप लॉन्ग पीरियड के लिए ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप एक लंबे अरसे तक अपना सांस को रोके रखें तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप कर जाएगा, जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा तो जो पर्सन है ही और शी विल लूज हिज कॉन्शियसनेस। जैसे ही इसके होश खत्म होंगे तो जो उसका कंट्रोल सेंटर है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन जो है वो संभाल लेगा इस ब्रीदिंग को दोबारा से, और ब्रीदिंग जो है उसको रिज्यूम करवा देगा। तो इस वजह से आप कॉन्शियसली वॉलंटरीली आप ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, एक अगर आप जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर आपके जो ब्लड है उसमें ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, हाइपरकैप्निया। तो हाइपरकैप्निया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपके ब्लड में ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह कोई डिजीजेस भी हो सकती हैं, या बाद बात सोते हुए जब आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे होते हैं तो उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो आप फौरन नींद में ही करवट बदलते हैं, आप थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, आप फिर से सांसें लेना सही से शुरू करते हैं, वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, हाइपोक्सिया जो है, हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर जाता है, और हाइपरकैप्निया में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये दोनों, इन दोनों की वजूहात कोई यानी कि ओबेसिटी भी हो सकती है। ठीक है, चले हम आगे देखते हैं कि डिजीज की क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स यूज की जाती हैं इसमें, जब आप रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ टर्म्स यूज की जाती हैं। वो कौन कौन सी टर्म है, उनमें एक टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी, ये डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि एयर का वो वॉल्यूम जो आप एक्सपायर या इंस्पायर करते हैं। टाइडल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होगा, जो आप इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान आप जितनी एयर को इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं,
इसको हम क्या क्या कह रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ये एयर का वो वॉल्यूम है जो आप फोर्सफुली, यानी जितना आप नॉर्मली इनहेल कर सकते थे उसके बाद फोर्सफुली आपने मजीद इनहेल किया, तो जितना ज्यादा आपने इनहेल कर लिया उसको हम फिर, यानी टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग से जितना आप इनहेल कर सकते थे उसके बाद जितना आपने मजीद इनहेल किया उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये वो वॉल्यूम है कि जब आप नॉर्मली एक्सहेल करते हैं तो जितना नॉर्मली एक्सहेल करते हैं उसके बाद आप फोर्सफुली और ज्यादा एक्सहेल करें, जैसे आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल सांस लेके देखें, आप कुछ एयर को अंदर ले आ रहे हैं कुछ को बाहर, लेकिन अगर आप फोर्सफुली आप डीप ब्रीथ करें तो आप लंबा सा सांस अंदर लेके जाएंगे, जब आप एक्सहेल करेंगे तो लंबा सा सांस आप बाहर लेके आएंगे। तो जितना मैक्सिमम आप एक्सहेल करते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरह जो वाइटल कैपेसिटी है, ये ये वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब है, ये वो एयर है जो कि आप, एयर का वो वॉल्यूम जो आप लंग्स में डीप ब्रीदिंग के बाद भी आप एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या है, सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी, यानी जितना आप मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं या मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम आप जाहिर है डीप ब्रीदिंग से ही, आप फोर्सफुली कॉन्शियसली आप जितना डीप ब्रीदिंग से आप एयर को इनहेल करेंगे और मैक्सिमम आप जितना इनहेल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अगर वाइटल कैपेसिटी जो है इसको आप मॉनिटर करें तो इसको मॉनिटर करने से आप बहुत सारी जो डिजीजेस हैं उनका पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल रेंज से बिलो जा रही है आपकी वाइटल कैपेसिटी तो इसका मतलब है कि कोई रिस्पायरेटरी डिजीज है जिसकी वजह से जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है ये प्रॉपरली नहीं हो रही। अब इसकी वजह कोई डिजीज भी हो सकती है और इसकी वजह आपके बॉडी फैट्स भी हो सकते हैं, अगर वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर बॉडी फैट्स हैं तो फिर भी जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज हो सकती हैं, ठीक है, जिससे लंग वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए, और कुछ ऐसी डिजीजेज हो सकती हैं जैसा कि पल्मोनरी फिब्रोसिस वगैरह, जिसके अंदर आपके जो लंग्स हैं, हमने कहा कि लंग्स क्या होते हैं, लंग्स जो है ये बड़े उसके लिए टर्म मैंने यूज की थी कि इसके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी होती है। तो अगर जो लंग्स हैं वो स्टिफ हो जाए किसी बीमारी में की वजह से, तो तब भी जो आपका ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं परफॉर्म कर सकता, ठीक है। तो यानी जो अगर आपके जो ये वाइटल कैपेसिटी है ये नॉर्मल रेंज से बिलो जा रही है तो इसका मतलब कोई बॉडी फैट्स भी हो सकते हैं, यानी बॉडी फैट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपका जो डायाफ्रेम है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा। अगर वो नहीं प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा, या आपके जो बॉडी मसल्स हैं, या आपने कोई बहुत टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहने हुए हैं जिससे आपका जो डायाफ्रेम है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, या आपके रिब केज जो है आपके इंटरकोस्टल मसल्स वो नहीं सही से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पा रही, तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं आपके जो ब्रीदिंग रेट है उसके नॉर्मल ना होने की, ठीक है। तो अगर आप इसको वाइटल कैपेसिटी को मॉनिटर करते हैं तो उससे आप अपनी जो हेल्थ है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर कोई डिजीज़ होगी तो जो वाइटल कैपेसिटी है लंग्स की वो बिलो नॉर्मल रेंज आपके पास आएगी, ठीक है। तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं
कि जो हमने कहा कि जो ये ब्रीदिंग है इसको कौन कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन। ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके साथ पोन्स, ये स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रेन के अंदर, जहाँ से आपका ये स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड हो रहा है ना ब्रेन में से, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ये इस वही पार्ट जहाँ से ये एक्सटेंड हो रहा है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। और साथ ही जो आपके पोन्स होती है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, क्लियर आ रही है। फिर मेरा ख्याल है उन स्टूडेंट की तरफ शायद उनकी अपनी तरफ कोई नेटवर्क इशू होगा, इसी वजह से शायद उनको नहीं आ रही है। तो चलें फिर कंटिन्यू करते हैं, अगर आप सबको बाकियों को क्लियर आ रही है तो। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एक तो हमने कहा ना कि वो मेडुला ऑब्लोंगेटा और दूसरा पोन्स जो है वो ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, आपके जो ब्लड की पीएच है वो भी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करती है। अगर आपके ब्लड की पीएच जो है वो डिक्रीज कर जाती है, एसिडिक पीएच हो जाती है, ठीक है। न्यूट्रल पीएच 7 होती है ना, तो 7 से जो कम होती है वो एसिडिक होती है, और जो 7 से ज्यादा होती है वो कौन सी होती है, बेसिक। तो अगर आपकी जो ब्लड पीएच है वो एसिडिक हो जाए तो फिर भी आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ब्रीदिंग रेट पीएच से कैसे इंक्रीज होता है कि ये पीएच जो है ये डिक्रीज्ड पीएच जो है ये क्या इंडिकेट करती है कि आपका ब्लड जो है वो एसिडिक हो गया है। वो एसिडिक कैसे होता है, सॉरी मैं कह रही हूँ कि डिक्रीज हो जाती है। जो ब्लड पीएच जो है वो इंक्रीज हो तो उससे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है। ये कैसे इंक्रीज होती है पीएच, जब आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कब इंक्रीज होगा, अगर आपके जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली रिस्पायर कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे रिस्पायरेटरी प्रोसेस हो रहा है और एनर्जी हार्वेस्ट की जा रही है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, जो न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स तक जा रहे हैं। अगर आप कोई एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, यानी एटीपी चाहिए। हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी कौन सी है, एटीपी। तो एटीपी कैसे जनरेट होगी, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। बहुत सारे जो प्रोसेसेस आपके सेल्स में, सेल की ऑर्गेनेलिस में हो रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, जिनसे एटीपी जनरेट हो रहा होता है, क्रेब्स साइकिल, और उसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो साइकिल्स हैं इनके दौरान ये मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं जिनके दौरान जो ये एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है। तो हमारे जो बॉडी है उसको एनर्जी की जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या आप कोई और इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो उसकी ज्यादा अमाउंट चाहिए, तो आप ज्यादा तेजी से सांस ले रहे हैं। ऑक्सीजन क्यों चाहिए कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही होती है जिससे एटीपी जनरेट हो रहे होते हैं, वो कब चलती है, जब ऑक्सीजन हो। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो फिर जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है। तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट सप्लाई है वो कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके जो सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है तो उस दौरान फिर एटीपी जब जनरेट हो रहे हैं तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में से कहाँ एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में। तो हमें पता है कि जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है तो उसने लंग्स तक लेके आना है। तो ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने से ब्लड की पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज जो है ये फिर आपका जो रिस्पायरेटरी रेट है, ब्रीदिंग रेट है, उसको इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से जो इंक्रीज्ड अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये आपकी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देती है, ठीक हो गया। ये सारा हमारा था रिस्पायरेटरी सिस्टम से मुतल्लिक। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैंने आपको इसका नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल कर रहा है, बहुत डीप में नहीं ली, लेकिन आपको एक आइडिया जो है वो आपको हो क्या होगा कि किस तरह से ये सारा जो प्रोसेस है ये हो रहा है, ठीक है। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में भी होती है, और लेकिन जो ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एब्जॉर्ब होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में होती है, ठीक है।
जैसे ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में एब्जॉर्ब होती है ना, डायरेक्टली ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होती है, कोई 2% तकरीबन जो है वो डिजॉल्व होती है। बाकी जो ब्लड कैरी करता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सूरत में उसको ऑक्सीजन को कैरी करता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी डायरेक्ट ये जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में बहुत कम डिजॉल्व होती है, तकरीबन 65% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में डिजॉल्व होती है। ठीक है। और जो आपका ब्लड है उसमें जो अगर आप एब्जॉर्बेंस देखें तो वो ज्यादा उसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। एब्जॉर्बेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ब्लड की ज्यादा है। और उसके अलावा अगर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी एफिनिटी तो ब्लड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा है। यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो वो फौरन जो है वो सेल इसमें ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। तो इस वजह से अक्सर कहा जाता है कि गैस जो है वो अगर गैस में वही कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फौरन वो डेथ का सबब बनती है, क्योंकि वो फिर ऑक्सीजन को नहीं कैरी करने देती और वो सारी जो स्पेसिस हैं वो खुद ऑक्यूपाई कर लेती है ब्लड में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और हमें पता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो अगर ऑक्सीजन जो है आप उसको ब्रीथ नहीं इनहेल नहीं कर पा रहे तो उससे फिर फौरन जो है वो डेथ हो जाती है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे ही स्टॉप होती है ना, जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है एटीपी जनरेशन के लिए, तो फौरन विद इन सेकंड्स डेथ होती है। तो कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो जो एंजाइम्स होते हैं उन पे जाके वो बैठ जाते हैं और विद इन 3 सेकंड्स जो है वो डेथ हो जाती है। और वो ऐसा केमिकल है साइनाइड। साइनाइड्स ऐसे केमिकल्स हैं जो उसके साथ बाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, विद इन 3 सेकंड्स वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, फौरन से डेथ हो जाती है। ठीक है, जब हमारे लास्ट मिनट चल रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से, कोई पॉइंट जो ना क्लियर हुआ हो रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में से। फातिमा आपकी समझ नहीं आई? हाँ जी, क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह।